टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में अट्रैक्ट होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरी कंट्री में अट्रैक्ट होती हैं और अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे कौन से वेज हैं जिसकी वजह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन कराती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है और किस तरीके से डिफरेंट मार्केट को इंटीग्रेट करने में फॉरेन ट्रेड रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड ही एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज अदर कंट्रीज के साथ कनेक्ट होती हैं। हमारे पास में भी ये प्रूव हो चुका है कि ट्रेड की वजह से ही एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से कनेक्ट थे। आपने अपनी लास्ट ईयर की बुक्स में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। यह सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो एशिया को यूरोप एंड अदर कंट्रीज से कनेक्ट करता था और इस रूट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में आकर अपना प्रोडक्ट सेल एंड परचेज करते थे। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में सबसे पहले ट्रेड करने ही आई थी और उसके बाद इन्होंने हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि पुराने समय से ही ट्रेड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसकी वजह से एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आप लिख सकते हैं फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन ट्रेड को अदर नेम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड। यह इसके निक नेम है। जैसे आपके भी कई सारे नेम होते हैं ना, उसी तरह से फॉरेन ट्रेड को इन अदर 3 नेम से भी जाना जाता है। फॉरेन ट्रेड की वजह से 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब है हम किसी अदर कंट्री से कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ मंगवा रहे हैं। दूसरा जो होता है वह होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है कि हम अपना कोई प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। अब एक नया वर्ड और जुड़ गया है, इसको बोलते हैं एंट्री पॉट। अब ये एंट्री पॉट क्या होता है, आपने कभी पहले इसका नेम सुना है? एंट्री पॉट का मतलब होता है कि हमने पहले किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवाया और फिर उस प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में बेचा। मान लीजिए कि हमने इंग्लैंड से या अमेरिका से मोबाइल मंगवाए और उसके बाद उन मोबाइल्स को हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स जैसी कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री पॉट। फॉरेन ट्रेड की वजह से ही डिफरेंट मार्केट्स में इंटीग्रेशन होता है, मतलब वर्ल्ड की डिफरेंट मार्केट एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। एक मार्केट का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाता है और इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन ट्रेड। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहले इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आंसर को देखेंगे। फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। आपको बताना है कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनता है वह है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है, ये आपको जस्टिफाई करना है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप लिखेंगे फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन द फॉलोइंग। नंबर 1 रीजन इज facilitate movement of goods and services between countries। फॉरेन ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि फॉरेन ट्रेड में हम क्या करते हैं, एक कंट्री का प्रोडक्ट या तो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से सर्विसेज का भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, और ये किसकी वजह से होता है, यह होता है फॉरेन ट्रेड की वजह से। सेकंड क्या होता है, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन ट्रेड की वजह से न केवल गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट होता है, बल्कि पीपल का भी, लोगों का भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या रिलेटिव में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन होगा जो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जॉब करता है। और आपने इंग्लैंड या कनाडा का तो ये भी देखा सुना होगा कि वहाँ पर तो मिनी पंजाब ही है। पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं कनाडा और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में बस गए हैं, और हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जो हैं वह डिफरेंट कंट्रीज में जाकर सेटल हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने यह भी देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए। तो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड की वजह से लोगों का मूवमेंट भी बढ़ता है, और जब एक देश के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सिर्फ वो अकेले नहीं जाते हैं, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना कल्चर, अपनी टेक्नोलॉजी सब अपने साथ लेकर जाते हैं। और जब वह वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं तो इस तरीके से आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, कल्चर का भी जो है एक तरीके से मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और क्या होता है फॉरेन ट्रेड की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर्स को, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। वो क्या होता है, पहले तो ये मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाते थे उस प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, अपने नेशन में ही बेचते थे, या इसको कहेंगे ये अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचते थे। लेकिन फॉरेन ट्रेड की वजह से ये प्रोड्यूसर्स अब अपने प्रोडक्ट को विदेशों के मार्केट में भी या फॉरेन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड जाकर फॉरेन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और यह पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, फॉरेन ट्रेड की वजह से। और क्या होता है फॉरेन ट्रेड की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे जैसे बायर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि हमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं। आज आप मार्केट में जाइए, कोई आपको शूज़ लेना है तो आपको नेशनल ब्रांड से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड तक के शूज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और यह कहाँ से आए, यह आए फॉरेन ट्रेड से। बहुत से इंटरनेशनल मार्केट के प्रोड्यूसर्स अब हमारे मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और हम जैसे बायर्स को चॉइस मिल जाती है। अब हमारे पास चाहे हम नेशनल ब्रांड खरीदें या इंटरनेशनल ब्रांड खरीदें, सब कुछ हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एज ए बायर हमें फॉरेन ट्रेड की वजह से बहुत सारी चॉइस मिल जाती हैं। प्रॉफिट हमें जो फॉरेन ट्रेड की वजह से होता है वह यह होता है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंपनीज में कंपटीशन बढ़ता है, और इस कंपटीशन की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। वो कैसे होती है, मान लीजिए हमारी मार्केट में पहले एक ही कंपनी के जो हैं वह फ़ोन बिकते थे। अब क्या हुआ, बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने भी आकर अपने प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लॉन्च कर दिए। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे नेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वह नहीं बिकेगा। ज़्यादातर लोग फॉरेन क्वालिटी के या फॉरेन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो अब क्या होगा कि जो नेशनल प्रोडक्ट था या नेशनल मार्केट में जो हमारा नेशनल ब्रांड का मोबाइल था, उससे अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट फायदा जो हमें फॉरेन ट्रेड की वजह से होता है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है और उस कंपटीशन की वजह से हमारे जैसे कंज्यूमर्स या बायर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि पहले इंडियन मार्केट में जो कम्युनिकेशन या फ़ोन की फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादातर BSNL या MTNL की थी। आपके घरों में भी पहले हैंडसेट लगे रहते होंगे, तो उसमें क्या होता था कि कई बार हमारा फ़ोन डेड हो जाता था, हम कंप्लेन करते रहते थे और वो ठीक नहीं होता था। तो अब उसके बाद और अदर ब्रांड्स आ गए, जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है, इस तरीके के नए ब्रांड आ गए। अब जब ये आए तो इन्होंने अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की, एक कॉल में ही फ़ोन ठीक हो जाता था और इनकी जो है कनेक्टिविटी पावर भी ज़्यादा अच्छी थी। तो हुआ ये कि BSNL जो है वो डे बाय डे डाउन होता गया। अगर अब BSNL को दोबारा से सरवाइव करना है तो उसे अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर करना होगा, अदरवाइज उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल ब्रांड, जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं एयरटेल या वोडाफोन, इसने एक नेशनल BSNL या MTNL जैसी सर्विसेज को क्या दे दिया, कंपटीशन दे दिया। अब नेशनल ब्रांड तभी सरवाइव कर पाएंगे जब वे अपनी क्वालिटी और सर्विसेज को बेटर करेंगे। तो इस तरीके से होता ये है कि इनके कंपटीशन की वजह से हमारे जैसे कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में आपस में कंपटीशन होता है। दोनों ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। अब आता है लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वह है फॉरेन ट्रेड की वजह से जब नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो उनके प्राइस में भी कंपटीशन होता है। मान लीजिए अगर इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत महंगा है और उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट नेशनल ब्रांड का अच्छा है, तो होगा ये कि लोग उसी क्वालिटी का नेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, इंटरनेशनल ब्रांड का नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि उस इंटरनेशनल ब्रांड को भी अपने प्राइस जो है वो कम करने पड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये होगा कि अब हमारे जैसे कंज्यूमर्स को सेम प्राइस पर नेशनल ब्रांड भी मिलेगा और इंटरनेशनल ब्रांड भी मिलेगा। अब हमारी चॉइस होगी कि हम किसे खरीदें, क्योंकि दोनों की क्वालिटी और प्राइस जो है अब सेम हो जाएंगे और अब हमें इस तरीके से डिफरेंट चॉइस ऑफ गुड्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉरेन ट्रेड की वजह से कितने फ़ायदे होते हैं। फॉरेन ट्रेड की वजह से गुड्स, सर्विसेज, पीपल, आइडिया, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इम्प्रूव, प्राइजेस में रिडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वह होती हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से। लेकिन कई बार फॉरेन ट्रेड की वजह से किसी नेशनल कंपनी को प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपकी बुक में फॉरेन ट्रेड का इंटरनेशनल मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है चाइनीज़ टॉय का। तो चलिए देखते हैं इस चाइनीज़ टॉय का इंडियन मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. They start exporting plastic toys to India. Buyer in India now have the option of choosing between Indian and the Chinese toys. Because of the cheaper prices and new design, Chinese toys become more popular in the Indian market. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian market than earlier. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian markets.
in the competition between Indian and the Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy makers. They face losing as their toys are selling much less. इस तरीके से आपने देखा कि चाइनीज टॉय का इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ। चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने देखा कि इंडिया के मार्केट में जो प्लास्टिक के टॉय हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और इसको उन्होंने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। उन्होंने इंडिया में प्लास्टिक के टॉयज़ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और चाइनीज़ टॉय के क्योंकि डिज़ाइन भी न्यू थे और प्राइस बहुत कम थे एज इंडियन टॉयज़, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया में 70 to 80% टॉय का जो मार्केट था वह चाइनीज़ टॉय ने ले लिया। इंडिया के 70 to 80% टॉय मार्केट में अब केवल चाइनीज़ टॉय ही बिकने लगे। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो चाइना के टॉय मैन्युफैक्चरर थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमारे जैसे कंज्यूमर्स का क्या हुआ? हमारे जो इंडिया के कंज्यूमर्स थे उन्हें अब लो प्राइस पर अच्छी क्वालिटी और कलर के और डिज़ाइन के प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा एज ए कंज्यूमर तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो हमारे इंडिया के टॉयज़ मैन्युफैक्चरर थे उनको इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब उन्हें अपना प्रोडक्ट भी जो है चाइनीज़ टॉय के अकॉर्डिंग लो प्राइस पर सेल करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाइनीज़ टॉय के आने की वजह से जो हमारे इंडियन टॉयज़ प्रोड्यूसर्स थे या मैन्युफैक्चरर थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर नेशनल प्रोडक्ट फॉरेन प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाता है या उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके से जो नेशनल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको क्या होता है? लॉस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यह एग्जाम्पल भी आपके एक बॉक्स में दिया हुआ है, आपको बुक में मिल जाएगा। In recent year, China has been importing steel from India. Explain how the import of steel by China will affect. It means आजकल ऐसा देखा गया है कि चाइना जो है इंडिया से स्टील इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मंगवा रहा है। तो आपको यह बताना है कि जब इंडिया का स्टील चाइना के मार्केट में पहुंचा तो उसका चाइनीज़ मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ। इस बात को आपको डिफरेंट पॉइंट्स की हेल्प से डिस्कस करना है। यह क्वेश्चन आपकी बुक में है एक बॉक्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टील सप्लाई इन चाइना, कि जब इंडिया का स्टील चाइना में पहुंचा तो वहां के मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। स्टील सप्लाई इन चाइना विल इम्प्रूव। स्टील कंपनीज इन चाइना विल फेस अ स्टिफ चैलेंज फ्रॉम इंडियन कंपनीज। जब इंडिया का स्टील चाइना में पहुंचा तो जो चाइना में स्टील की कमी थी या सप्लाई थी वो इम्प्रूव हो गई। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को अब स्टील जो है ईजिली अवेलेबल होने लगा। साथ ही जो है जो चाइना की अपनी स्टील कंपनी थी उनको क्या मिला? कंपटीशन मिला इंडियन स्टील से। तो इस तरीके से जब दो कंपनीज का कंपटीशन होता है तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस भी कम हो जाते हैं और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की स्टील कंपनी पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। Steel companies in India will expand their production to connect with China. They will have to improve their quality, reduce the cost of production and try to capture Chinese market. Indian companies पर इसका यह इम्पैक्ट हुआ कि अब इंडिया को चाइनीज़ स्टील से कंपटीशन करना पड़ा। कंपटीशन की वजह से उसने अपने स्टील की क्वालिटी भी इम्प्रूव की और थोड़ा कॉस्ट में भी रिडक्शन किया। इस तरह से इंडियन स्टील कंपनीज ने चाइना के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की। थर्ड, अदर चाइनीज इंडस्ट्रीज पर इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ यह भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर चाइनीज इंडस्ट्रीज यूजिंग स्टील विल बेनिफिटेड as they will have a greater choice, lower prices.
अब चाइना की जो अदर इंडस्ट्रीज थी जो स्टील का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल करती थी, उनको जब इंडिया का स्टील वहाँ पर पहुँचा तो उसको उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब उन्हें लो प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का स्टील मिलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब इंडिया ने चाइना को स्टील एक्सपोर्ट किया तो चाइनीज कंपनीज और इंडियन कंपनीज एंड चाइना की अदर कंपनीज तीनों को ही जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तीनों ने अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना में फॉरेन ट्रेड का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। हमने अभी लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि जब चाइनीज टॉयज इंडिया के मार्केट में आए तो एज ए कंज्यूमर तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे टॉयज मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। इससे हम यह कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि फॉरेन ट्रेड से डिफरेंट मार्केट का इंटरेक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें लो प्राइस में मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे नेशनल प्रोड्यूसर्स फॉरेन प्रोडक्ट को compete नहीं कर पाते हैं तो उन्हें लॉस भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सो मच।